हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी सीरीज में। आज इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान विषय के क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4। और ये चैप्टर नंबर 4 है हमारा ऊष्मा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में हीट कहते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में हमने विज्ञान में पढ़ा था रेशों से वस्त्र तक। उम्मीद करता हूं वो चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा और आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला तो टर्म यही आता है, इस चैप्टर का नाम है ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हमें किसी वस्तु में गर्माहट या ठंडेपन का एहसास होता है। याद रखिएगा, ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें गर्माहट या किसी वस्तु में ठंडेपन का एहसास होता है, हम फील कर सकते हैं। कहता है कि यह जो है हमेशा अधिक तापमान से कम तापमान की ओर प्रवाहित होता है। ये जो है गर्माहट, ऊष्मा जो है हमेशा गर्म से ठंडे की ओर प्रवाहित होता है। किधर से? अधिक तापमान से कम तापमान की ओर प्रवाहित होता है और इसे जूल में मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, इसे कैलोरी में भी व्यक्त किया जाता है। तो ऊष्मा क्या है? तो ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है। क्या है? ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बात करते हैं, यहां पर टर्म आएगा तापमान का, टेम्परेचर का बात आएगा, ताप की बात आएगी। कहता है किसी वस्तु में उसकी उष्णता, मतलब उसमें कितनी गर्माहट है, उसकी विश्वसनीय माप को उसका ताप कहते हैं। टेम्परेचर क्या है? किसी वस्तु में कितनी गर्माहट है और कितना ठंडापन है, इसका विश्वसनीय माप, उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है? तापमान कहलाता है या ताप कहलाता है। अब ऐसे तापमान गर्म या ठंडा का एहसास नहीं है, बल्कि तापमान वह माप है जो किसी वस्तु में कितनी गर्माहट है और कितना ठंडापन है, उसका आंकिक मान उपलब्ध कराता है। इसी को हम लोग टेम्परेचर या ताप कहते हैं, जिसे डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस जिसको कहते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकाइन, ऐसे तापन के अंकों के द्वारा मापा जाता है, कह सकते हैं। उसके बाद इसको मापने के लिए, तापमान को, किसी वस्तु की उष्णता या ठंडकपन को मापने के लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है, एक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग तापमापी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे थर्मोमीटर कहा जाता है। कहता है ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तापमापी कहलाती है। याद रखिएगा, तापमापी क्या है? तापमापी जो है ऐसी युक्ति है जो किसी वस्तु के अंदर कितनी गर्माहट है, कितना गर्म है और कितना ठंडा है, ये मापने के लिए जो युक्ति है वो क्या कहलाता है? थर्मोमीटर कहलाता है। एक सामान्य थर्मोमीटर यहां पर आप देख सकते हैं, ये बेसिकली डॉक्टरी थर्मामीटर है। क्या है? डॉक्टर के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर है, जो मानव शरीर के तापमान को मापने का काम करता है। मतलब आपके शरीर का कितना तापमान है, मतलब आपका शरीर गर्म है अथवा ठंडा है, तो इसके द्वारा मापा जाता है। तो ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक युक्ति है, जिसके द्वारा तापमान का आंकिक मान प्राप्त करते हैं हम लोग। किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में प्राप्त करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इस चैप्टर के मेन टर्म्स को स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला आता है हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। कहता है कि हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, कई वस्तु हमारे संपर्क में आते हैं या कई वस्तुओं के संपर्क में हम खुद जाते हैं, जिनसे हमें कुछ गर्म होती है, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, या गर्म गर्म खाना हो गया। ये क्या होते हैं? गर्म होते हैं, जिससे हमें गर्माहट मिलती है। और कुछ ऐसे चीजें होती है जिससे हमें ठंडक मिलती है, जो ठंडा होता है, जैसे जैसे ठंडा पे कोल्ड ड्रिंक्स जिसको कहते हैं हम, कोको कोला, थम्स अप, फेंटा, है ना। तो ये सभी क्या है? बर्फ। इनसे क्या होता है? ठंडा महसूस होता है। तो हम केवल अपनी स्पर्श इंद्रिया पर यह भरोसा नहीं कर सकते हैं कि कोई वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा है। हम किसी वस्तु को स्पर्श करके ये तो बता सकते हैं कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडा है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है। इसके लिए हमें एक युक्ति की आवश्यकता होती है।
है ना, अपना इंद्री, हमारी जो स्पर्श इंद्री है, हमारी जो इंद्री त्वचा इंद्री है, इसको जब हम किसी वस्तु पर टच कराते हैं तो हमें एहसास होता है वो गर्म है अथवा ठंडा है। लेकिन कितना गर्म है कितना ठंडा है ये हम नहीं बता पाते। कारण क्या है? कहता है क्योंकि यह कभी कभी हमें धोखा दे सकती है। ये हमें क्या कर सकती है? स्पर्श इंद्रियां धोखा दे सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की गर्माहट को सही ढंग से मापने के लिए ताप का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? टेम्परेचर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? टेम्परेचर का उपयोग किया जाता है। मतलब हम टेम्परेचर व्यक्त करते हैं, भैया 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, 100 डिग्री टेम्परेचर है या 120 डिग्री टेम्परेचर है। तो हम इस ताप को माप सकते हैं। इस ताप के मापन के द्वारा हम बता सकते हैं उसमें कितनी गर्माहट या कितना ठंडापन है। इसके लिए एक युक्ति की आवश्यकता होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। याद होगा स्टार्टिंग में हमने इसीलिए तीनों टर्म्स के बारे में बताया, उष्मा क्या होता है, ताप क्या होता है और थर्मामीटर क्या होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर 3 पात्र रखे गए, 3 पात्र है, तीनों पात्र में जल है। अब कोई जल गर्म हो सकता है, कोई जल ठंडा हो सकता है, कोई जल न्यूट्रल हो सकता है ना। आप इन तीनों पात्रों में जो पानी है उसमें मान लीजिए आपको 3 पात्र दिए गए हैं, तीनों पात्र में आप अपना हाथ डालकर क्या बता सकते हैं किस पात्र का जल जो है वो कितना गर्म या कितना ठंडा है? ये नहीं बता सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए? ताप मापने का एक युक्ति चाहिए जिसे हम लोग ताप मापी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है ताप मापन, मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर। मतलब कोई वस्तु कितना गर्म या कितना ठंडा है इसका मेजरमेंट हम लोग कैसे करते हैं? तो कहता है ताप मापने के लिए ताप मापी का उपयोग किया जाता है। कितना? ताप मापी का उपयोग किया जाता है। ताप मापी थर्मामीटर जिसको हम लोग कहते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 7 का जो पुस्तक है उसमें 2 प्रकार के तापमापियों का वर्णन किया गया है। कितने? 2 प्रकार के तापमापियों का वर्णन किया गया। एक डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा प्रयोगशाला थर्मामीटर। कौन कौन सा? डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर। इसके अलावा भी बहुत सारे तापमापी होते हैं जिससे बहुत अधिक टेम्परेचर का भी मापन होता है। हमारे साइंस के फिजिक्स का जो लेक्चर है उसमें जब हमने उष्मा चैप्टर पढ़ाया था उसमें जाकर आप विभिन्न प्रकार के थर्मामीटर के बारे में पढ़ सकते हैं। रेडिएशन पायरोथर्मामीटर क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे तापमापी के बारे में हमने बताया। तो अब एनसीईआरटी क्लास 7 याद होगा, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करता हूं, जिस क्लास का आप पढ़ते हैं उसी क्लास के अनुसार आप पढ़िए। रीजन क्या है कि इस क्लास के बाद जब फिर से ये अन्य क्लास में इस चैप्टर आएगा उसमें इसका और एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो क्लास का हम पढ़ रहे हैं उसी क्लास के अनुसार हम लोग पढ़ते चलते हैं। ओके, चलिए पहला क्या है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। याद रखिएगा क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। शरीर की गर्माहट या ठंडेपन को मापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमापी का प्रयोग करते हैं। जाता उपयोग, इसका उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इसकी संरचना कैसी होती है? ये क्या है? एक डॉक्टरी थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर है। कहता है यह एक सामान्य व्यास की कांच की लंबी नली होती है। देखिएगा एक समान व्यास की मतलब अंत से लेकर शुरू तक इस प्रकार से एक पाइप होता है, कांच की नली होती है। कहता है इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। एक सिरे पर क्या होता है? एक बल्ब होता है। देखिएगा यहां पर एक बल्ब होता है ना, जिसमें क्या होता है? पारा भरा रहता है। क्या होता है? मर्क्यूरी भरा हुआ होता है। तथा इसमें एक छोटी रुकावट या विभंग होती है। इसमें क्या होती है? एक विभंग होती है। यहां पर देखिएगा एक विभंग होता है जो पारे को अपने नीचे गिरने से रोकता है। मतलब एक रुकावट रखा जाता है इस पारे के लिए ताकि ये पारा क्या हो? नीचे ज्यादा ना गिरे, ना ही ज्यादा ऊपर चढ़े। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? एक रुकावट होता है जिसको विभंग कहते हैं या निक कहते हैं, KNIK निक। ठीक है, किंक, KINK किंक, किंक भी कहिए, निक कहिए, जो कहना है कह सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए क्या है? यहां पे पारा है, इसको नीचे नहीं जाने के लिए क्या लगा है? विभंग लगा रहता है ना। अब यहां पर कहता है परिसर, रेंज क्या होता है इस थर्मामीटर का? जब क्लिनिकल थर्मामीटर, देखिए आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है,
है ना। बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस थर्मामीटर का उपयोग किया जाएगा उसका परासर जो रेंज है, जो परिसर है, वो भी क्या होगा, आपके शरीर के अनुसार ही हो। कहता है इसमें 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप को मापा जा सकता है। कहां से? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक? 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को मापा जा सकता है। इतना इसका रेंज होता है। ठीक है। अब कहता है कि दो बड़े चिन्ह, देखिएगा यहां पर दो बड़े चिन्ह है, एक बड़ा चिन्ह ये है, एक बड़ा चिन्ह इधर होगा, है ना। दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो बड़ा चिन्ह है और ये जो बड़ा चिन्ह है, इस दोनों के बीच कितना डिग्री का अंतर होगा? 1 डिग्री का अंतर होगा। और इन चिन्हों के बीच 5 भाग होते हैं। कितने? इन चिन्हों के बीच जो है 5 डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 2, 3, 4 और 5 डिस्ट्रीब्यूशन, 5 भाग होता है। एक भाग जो होगा वो होगा 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड। वो एक भाग जो होगा तब एक छोटे भाग का मान कितना होगा? 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, दो बड़े मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में 5 डिविजन्स होते हैं। उन 5 डिविजन्स को हम एक, अगर डिविजन्स की बात करें, एक डिविजन्स का जो ताप होता है वो होता है 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और मानव शरीर का तापमान कितना होता है? कहता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान, जो सामान्य तापमान है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। इससे अधिक हो गया तो बुखार हो गया, है ना, जिसको क्या कहता है? बुखार हो जाना, जिसको कहता है तबियत उसका खराब हो गया। ठीक है ना। अब यहां पे कुछ चेतावनी दी गई। अब ये क्या चेतावनी है? जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर उपयोग करते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या है? पारा भरा हुआ है। इसके लिए क्या चेतावनी दी गई है एनसीईआरटी में, वो समझते हैं। कहता है डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर, जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर रखते हैं, उसका उपयोग सिर्फ मानव के शरीर का तापमान को मापने के लिए अलावा, इसके अलावा किसी भी वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिएगा। मतलब इसके अलावा, जैसे पानी गर्म है, पानी में डाल दिए, या हम किसी और चीज को मापने के, देखिए क्योंकि 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही है ना। अब अगर इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी गर्म में डाल देंगे तो क्या होगा? पारा जो है इस थर्मामीटर को तोड़ के बाहर निकल जाएगा, और पारा क्या है? विषाक्त पदार्थ है। इसी कारण से इसको जो पारा वाला थर्मामीटर यूज किया जाता है, इसको बदल के अब डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल, जिसमें कि पारे का उपयोग नहीं होता है, जो कि एक आंकिक मान अपने आप लिख के दे देता है, आपको इस पारे का रीडिंग नहीं लेना होता। अब डिजिटल थर्मामीटर का समय आ गया है। अब ये पारे वाले थर्मामीटर का उपयोग नहीं होता, लेकिन जहां हो रहा है वहां पर कुछ सावधानियां बरतनी होती है, कुछ चेतावनी दी गई है कि इसको सिर्फ बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं ले जा सकते हैं, है ना। कहता है कि ताप मापने के लिए कभी मत कीजिएगा, थर्मामीटर को धूप तथा आग के पास रखने से बचाइए। मतलब इसको आग और धूप के सामने नहीं लेके जाना है, नहीं तो क्या होगा? ऐसा करने से यह टूट सकता है। क्या होगा? पारा इतना फैल जाएगा, पारा धक्का लगाएगा, पारा क्या करेगा? उस कांच की नली को तोड़ देगा। जब तोड़ेगा तो पारा क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा। अब पारा जब बाहर निकलेगा तो पारा क्या है? विषाक्त पदार्थ है, जो आपको हानि पहुंचा सकती है। कहता है डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, इसका बस जो इसका निर्माण है, बस मानव शरीर के तापमान को मेजर करने के लिए किया गया है। और मानव शरीर का ताप जो है सामान्यतः क्या होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, मतलब 35 सेंटीग्रेड से कम तथा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं हो सकता, और 35 डिग्री से कम भी नहीं हो सकता है ना। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर जो रेंज है वो कितना होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अगर इससे थोड़ा सा आगे पीछे होता और भी अंक मान रहता है इसमें, लेकिन बस मानव शरीर का तापमान जो है 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री के बीच में रहता है, इसीलिए इसको रखा गया है। कहता है उपयोग करने की कुछ आवश्यक सावधानी। जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं उस समय कुछ सावधानियां हमें बरतनी होती है। क्या है सावधानियां? तो पहली सावधानी है, थर्मामीटर को उपयोग से पहले
उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। क्योंकि थर्मामीटर का उपयोग देखिएगा क्या करता है, अंडर आर्म्स में लगा देता है या फिर उसको मुख में डाला जाता है, इसीलिए उसको उपयोग से पहले या उपयोग के बाद उसको धो देना चाहिए। और कहता है धोने के लिए किसी प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है। मतलब कोई एक ऐसा एंटीसेप्टिक लिक्विड हो, जैसे सैनिटाइजर वगैरह यूज होता है ना, एंटीसेप्टिक है, उसमें उसको धोना चाहिए। कहता है सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री के नीचे हो। जो पारे का तल है, जो पारा है, उसका तल कहां होना चाहिए, 35 डिग्री से नीचे। शरीर में लगाने से पहले पारे का तल कितना होना चाहिए, 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए, है ना। इतना जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है तो जान लीजिए। क्योंकि अब इसके जगह पर आप क्या करते हैं, डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, उसके लिए उतनी आवश्यकता नहीं है। कहता है थर्मामीटर को पहले समय पारा के तल दृष्टि रेखा के सीधा में रखना चाहिए। मतलब जो थर्मामीटर है, जो पारे का तल है, उसको दृष्टि रेखा मतलब आंख के सामने रख के चेक करना होगा कि 35 डिग्री से नीचे 35 डिग्री से ऊपर है। ये सही माप नहीं देगा। क्या करना, अगर 35 डिग्री से ऊपर है तो क्या करना होगा, उसको पकड़ के उसको क्या किया जाता है, झटका जाता है, जिससे उसका तल क्या हो, 35 डिग्री से नीचे चला जाए। कहता है थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। जब हम इसको झटकेंगे क्या होगा, अगर हो गया छूट गया तो क्या होगा, टूट सकता है ना। टूटने के बाद क्या होगा, तो उसे अंदर से जो पारा है वो निकल जाएगा, हानि पहुंचाएगा। कहता है थर्मामीटर का उपयोग करते समय इस बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। ये जो बल्ब है, क्योंकि यही जो बल्ब लगा हुआ होता है ना आगे में इस तरह का मेटल का, और हमें पता है मेटल जो है उष्मा का सुचालक होता है। क्योंकि देखिए पूरा बॉडी किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। कांच क्या होता है, उष्मा का कुचालक होता है, उष्मा का सुचालक नहीं है। तो जो उष्मा का सुचालक है वो उसको यहां पर जोड़ा जाता है, ताकि क्या हो, जो पारा है, पारा इस सुचालक से उष्मा प्राप्त करे चालन विधि के द्वारा, और इस उष्मा से ये पारा अपना तल बढ़ा सके, है ना। इसीलिए ये जो, अगर आप इसी को पकड़ लीजिएगा तो क्या होगा कि आपके शरीर की उष्मा के कारण पारे का तल ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए कभी भी पकड़ना है तो कहां से पकड़ना है, यहां से पकड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर, वैसे आपका एनसीईआरटी जो दिया गया है उसमें दो तरह के थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा आपका प्रयोगशाला थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर। तो हम जब क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करते हैं तो उस समय पारे वाले थर्मामीटर का उपयोग होता है, लेकिन अब उसके जगह पर डिजिटल थर्मामीटर का स्थान हो गया है। कहता है तापमापी में पारे का प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। क्या है, अनेक चिंताएं हैं। क्या है, तो पारा एक विषाक्त पदार्थ है। पारा क्या है, एक जहरीला पदार्थ। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन होता है, मतलब इसको डिस्पोज करना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल हो जाता है। कहता है आजकल अंकीय तापमापी, जिसको हम लोग डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं, वो उपलब्ध है जिसमें पारे का उपयोग नहीं होता। याद रखिएगा, जो डिजिटल थर्मामीटर होता है इसमें पारे का उपयोग नहीं होता है, मेटल है, इससे टेम्परेचर जाता है, ये सुचालक होता है, ये इंडिकेट करता है कितना गर्म हुआ, है ना। ये सीधा आंकिक मान यहां पर आपको दे देता है, और इस आंकिक मान से आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता चल जाता है। तो डिजिटल थर्मामीटर क्या है, सेफेस्ट है देन आपका पारा थर्मामीटर। अब देखिए डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर के बाद जो दूसरा तापमापी आता है वो है आपका प्रयोगशाला तापमापी। कौन सा है, प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी जो है इसका उपयोग अन्य वस्तु जैसे उबलता हुआ पानी या कोई केमिकल है या कोई बर्फ है, इसके टेम्परेचर, इसके ताप को मापने के लिए इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। कहता है इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग अन्य वस्तुओं जैसे उबलता पानी, रसायन का ताप मापने के लिए किया जाता है। कहां पे, लैब्स में, लेबोरेटरी में। इसका रेंज क्या है, इसका जो रेंज होता है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री तक होता है। कितना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका रेंज होता है, परिसर होता है या परास होता है। ठीक है, कहता है इसका विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है।
जिस प्रकार से आप उसमें विभंग को देखते हैं, किसमें, आप जो क्लिनिकल थर्मामीटर में विभंग देखते हैं जो पारे के तल को नीचे जाने से रोकता है, वो इसमें नहीं होता है। कैसा है, इसमें विभंग नहीं होता है, इसलिए इसका पाठ्यांक जो इसका रीडिंग है वो तभी लेना होता है। मान लीजिए हम इस पानी के बीकर में इसको डाले हैं और पानी का ताप हमें मापना है, तो जब हम इस टेम्परेचर वाले रीडिंग को डालें, अगर हम इसको निकालें क्या होगा, तुरंत पारे का तल नीचे चला जाएगा। तो क्या करना होगा, जब हम इसको डालते हैं तो तुरंत इसका रीडिंग लिख लेना होगा। रीजन क्या है, तो इसमें क्या नहीं है, विभंग नहीं होता है जो पारे के तल को रोकने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विभिन्न प्रयोजनों के लिए, अलग अलग प्रयोजनों के लिए इस क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग होता है। कहता है विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी का उपयोग किए जाते हैं, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तापमापी का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस तापमापी का रेंज हमने देखा -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री का रेंज, लेकिन अगर किसी को हम 1500 डिग्री पर गर्म कर रहे हैं या 1600 डिग्री 600 डिग्री पर गर्म कर रहे हैं, उसके लिए विभिन्न प्रकार का प्रयोजन होता है, विभिन्न प्रकार के तापमापी का उपयोग होता है। कहता है मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, मौसम में अधिकतम तापमान कितना है और न्यूनतम तापमान कितना है, डेली देखते होंगे कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री रहा और मिनिमम टेम्परेचर जो है 36 डिग्री रहा। ये जो देखते हैं हम लोग वो किसके द्वारा होता है, तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कहता है प्रयोगशाला तापमापी उपयोग करने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय, क्या कह रहा है, प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त, जो सावधानियां हमें डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग के समय यूज करते हैं, वही सावधानी प्रयोगशाला तापमापी के उपयोग में हम लोग करेंगे। ठीक है, दूसरा कहता है इसके अलावा भी कुछ सावधानियां हैं जो हमें प्रयोगशाला तापमापी में पाठ्यांक लेने के लिए करना होता है। कहता है सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। कौन कौन सी, तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए, एकदम वर्टिकल रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए, है ना, तथा तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए। मतलब ये जो फ्रंट वाला बल्ब है ये उस पदार्थ के अंदर कंप्लीटली डीप होना चाहिए, मतलब उसमें हमेशा डूबा हुआ होना चाहिए, है ना, जिसका ताप मापन है, मतलब जिसका टेम्परेचर हमें पता करना है, जिसको हमें मापना है, जिसका टेम्परेचर, उसमें पूरी तरह से इस तापमापी का ये बल्ब डूबा होना चाहिए और एकदम सीधा होना चाहिए, है ना। और कहता है बल्ब बर्तन की दीवारों से नहीं छूना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बर्तन में ही हम इसको टच करा दिए, नहीं, नीचे तल में भी नहीं सटाना है। क्या करना है, इस तल से हल्का ऊपर रखना है और पूरी तरह से ये बल्ब वाला पार्ट जो है वो उस पदार्थ के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए, है ना। और लेकिन इस बर्तन, इस पात्र में भी टच नहीं होना चाहिए इसका बल्ब। ठीक है, चलिए ये सावधानियां आपको रखनी होंगी जब आप प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। अब एक टर्म आता है जिसको कहते हैं उष्मा का स्थानांतरण। अब उष्मा का स्थानांतरण कर देखिए, मान लीजिए एक हम लोहे के धातु की पट्टी ले लेते हैं। क्या लेते हैं, लोहे के धातु की पट्टी लेते हैं। इसके एक सिरे पर हम मोमबत्ती कैंडल को जलाकर रख देते हैं। एक सिरे पर कैंडल हम जलाकर रखते हैं। अब देखिएगा कुछ देर के बाद, कुछ समय पश्चात जब आप दूसरे छोर को टच कीजिएगा तो दूसरा छोर गर्म होगा। तो हम गर्मी दे रहे हैं यहां पर, लेकिन गर्म यहां भी हो रहा है। ये किस कारण से हो रहा है, तो याद रखिएगा उष्मा का स्थानांतरण है, ट्रांसफर ऑफ हीट है। उष्मा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान, उष्मा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है जो गर्म से, जो अधिक तापमान से कम तापमान की ओर प्रवाहित होता है। कहां से होता है, अधिक तापमान से कम तापमान की ओर प्रवाहित होता है। जब यहां पे हमने गर्म किया, ये जब गर्म हो गया तो इधर कम तापमान है, इधर से क्या हुआ, इधर प्रवाहित हो गया। इसी प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा का स्थानांतरण कहते हैं या ट्रांसफर ऑफ हीट कहते हैं। याद रखिएगा, कहता है उष्मा हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर बहती है।
कहां पर? मान लेते हैं कि कोई लोहे का रड है और ये कोई दो लोहे का रड है, एक यहां पर आयरन है Fe है और यहां पर भी Fe। इसको हमने गर्म किया, इसको हमने नॉर्मल टेम्परेचर पर रखा है। अब क्या किया, दोनों को हम संपर्क में ले आते हैं, दोनों को हम टच करा देते हैं, दोनों को संपर्क में ले आते हैं। अब संपर्क में आने पर जिसका तापमान उच्च है उधर से तापमान कम तापमान वाले लोहे के टुकड़े में टेम्परेचर जाएगा, उष्मा जाएगी। इसी को क्या कह रहे हैं? उष्मा का स्थानांतरण कह रहे हैं। अब ये जो जा रही है तब तक जाएगी जब तक दोनों वस्तु का टेम्परेचर एक समान नहीं हो जाता, तब तक ये जाएगा और इसी को कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। आगे चल के इसको डिटेल में देखिएगा। फिलहाल इतना समझिए कि हम अगर एक कोई ठंडा वस्तु लेते हैं, ठंडा लोहे का टुकड़ा है और एक गर्म लोहे का टुकड़ा, दोनों को आपस में संपर्क में कराते हैं तो ठंडे लोहे के टुकड़े से गर्म लोहे के टुकड़े से ठंडे लोहे की तरफ उष्मा का स्थानांतरण होगा और धीरे धीरे दोनों एक तापमान पर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उष्मा का जो स्थानांतरण होता है इसके लिए 3 विधियां होती है। कितनी? 3 मुख्य विधियां होती है। एक चालन होता है, दूसरा संवहन होता है, तीसरा विकिरण होता है। कौन कौन सा 3 विधि होता है? एक होता है चालन, दूसरा होता है संवहन, तीसरा होता है विकिरण, रेडिएशन। ठीक है, कहता है चालक और कुचालक। जब चालन विधि होगा तो याद रखिएगा पहली विधि है चालन। चालन के लिए क्या चाहिए? सुचालक और कुचालक, 2 टर्म आते हैं। अब सुचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, या उष्मारोधी क्या होता है, या उष्मा चालक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो उष्मा का चालन कर सके। अब मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि इस लोहे के टुकड़े पर उष्मा का स्थानांतरण हुआ तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर कोई प्लास्टिक रहेगा तो प्लास्टिक क्या उष्मा एक इस जगह पे गर्म करेंगे तो क्या यहां पर भी गर्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या क्यों नहीं होगा? याद रखिएगा अलग अलग प्रकार के पदार्थ होते हैं। कोई पदार्थ उष्मा और विद्युत को अच्छे तरीके से अपने से गुजरने देते हैं, कई सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो उष्मा को अपने अंदर से नहीं जाने देते हैं। तो जो वस्तु अपने अंदर से उष्मा का चालन करते हैं, जो वस्तु अपने अंदर से उष्मा का स्थानांतरित करते हैं, उसको हम लोग सुचालक कहते हैं या उष्मा चालक कहते हैं। जो वस्तु ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से उष्मा को स्थानांतरित नहीं होने देते, उष्मा को नहीं जाने देते हैं, वैसे वस्तुओं को उष्मारोधी या कुचालक कहते हैं। कहता है सचालक और कुचालक, कंडक्टर एवं इंसुलेटर। कहता है जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ऐसे धातु, मुख्यतः जो है धातु क्या है, उष्मा के सुचालक होते हैं। कहता है उष्मारोधी कौन है, कुचालक कौन है? कहता है जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सभी क्या है, उष्मा के कुचालक है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इन विधियों के बारे में। तो 3 विधियां हैं उष्मा के चालन की, 3 विधियां हैं। पहली विधि है चालन विधि, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कंडक्शन कहते हैं। कहता है ठोस पदार्थों में उष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना कणों के स्थानांतरण के, बिना कणों के स्थान बदले पहुंच जाती है। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये धातु का टुकड़ा है और ये धातु का टुकड़ा जब दोनों संपर्क में आएगा तो जो गर्म धातु का टुकड़ा है वो अपने अगले कणों को देगा उष्मा, फिर उसके अगले कणों को देगा, फिर उसके अगले कणों को। कणों का स्थानांतरण नहीं हो रहा, बल्कि इन कणों से दूसरे कणों तक उष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है ना। तो इसी प्रकार से क्या होता है, उष्मा का चालन होता है, जिसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं या चालन कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए चम्मच का गर्म चाय में गर्म होना। जब हम कोई गर्म चाय का प्याला है उसमें चम्मच को डालते हैं तो चम्मच का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है कुछ देर के पश्चात। दूसरा विधि है कन्वेंशन, जिसको हम लोग संवहन कहते हैं। संवहन विधि याद रखिएगा, कंडक्शन जो चालन है वो किसमें होगा, वो विशेषतः ठोस में होता है। किसमें होता है? ठोस पदार्थों में चालन विधि के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। लेकिन द्रव और गैसों में उष्मा का जो स्थानांतरण होता है
वो किसके द्वारा होता है? संवहन विधि के द्वारा होता है। कहता है द्रव और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण कणों की गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? इसमें कणों की गति नहीं हो रही, लेकिन इसमें कणों की गति के कारण जो है उष्मा का स्थानांतरण होता है। गर्म कण ऊपर उठते हैं और ठंडे कण नीचे आते हैं। जब आप किसी पात्र में पानी को उबालते हैं, इस पात्र में पानी भरा हुआ है, आप इसमें गर्माहट देते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है? दिखेगा ऊपर में उठता है पानी, ऐसे उबलता हुआ दिखेगा आपको। तो क्या होता है? नीचे जो तली में सटा हुआ जल है वो गर्म होता है और वो क्या होता है? ऊपर उठता है, और ऊपर में जो ठंडा जल है वो नीचे जाता है, फिर से तली के पास आता है, वो गर्म होता है, फिर वो ऊपर उठता है और ठंडा वाला नीचे जाता है। इसी को कहते हैं संवहन प्रक्रिया, है ना? जिस प्रकार से आपने देखा होगा, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ पर समुद्र तल है, यहाँ पर क्या है? समुद्र है, यहाँ पर क्या है? स्थल है। तो समुद्र में ठंडी हवाएं हैं, स्थल पर हवाएं गर्म हुई और ऊपर उठी। ऊपर उठी तो क्या हुआ? यहाँ पर लो प्रेशर बना। क्या बना? लो प्रेशर बना, कम दबाव का क्षेत्र बना, और यहाँ पर ठंडी हवा के कारण हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है ना? ये क्या हुआ? संवहन विधि के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। कहता है जैसे पानी का उबलना, हवा का गर्म होना, ये सभी किसके द्वारा होता है? संवहन विधि के द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। उसके बाद आता है रेडिएशन, विकिरण के द्वारा। कहता है इस विधि में उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। याद रखिएगा, उष्मा चालन की ये जो दो विधि है, चालन और संवहन, इन दोनों के लिए कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए। चालन के लिए ठोस माध्यम चाहिए, संवहन के लिए द्रव और गैस का माध्यम होना चाहिए। लेकिन विकिरण की अगर आप बात करें, इसमें उष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपके पास सूर्य से निकलने वाली जो उष्मा ऊर्जा है वो आप तक किस प्रकार पहुंचती है? याद रखिएगा, विकिरण के माध्यम से। विकिरण उष्मा स्थानांतरण का वह माध्यम है जिसको गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, है ना? सूर्य की उष्मा का पृथ्वी तक पहुंचना, है ना? क्योंकि पृथ्वी के वातावरण के बाहर किसी भी प्रकार से ना कोई वायु है ना कोई माध्यम है। सूर्य से सीधा रेडिएशन के माध्यम से उष्मा ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है ना? देखिए, पहला क्या है? चालन विधि। पहला क्या था? चालन विधि। जब इसमें हम उष्मा ऊर्जा देते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ के पार्टिकल्स, यहाँ के जो कण है वो गर्म हुए, ये अपने आगे के कण को गर्म करता है, वो अपने आगे के कण को उष्मा ऊर्जा देता है। इसी प्रकार से उष्मा ऊर्जा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। इस प्रकार से धातुओं में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है, इसको हम लोग चालन कहते हैं। इस इमेज को आप देख के समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। दूसरा है संवहन विधि के द्वारा। इस बीकर में जल रखा हुआ है। इस बीकर में क्या है? जल है। एक सेकेंड। इस बीकर में क्या रखा हुआ है? जल रखा हुआ है। अब इस जल को नीचे से गर्म किया जा रहा है। देखिएगा, इसके अंदर पानी जो है उबल रहा है। क्यों उबल रहा है? ऊपर उठ रहा है। और ये क्या होता है? जो सतह है वो सतह पहले गर्म होगा, क्योंकि उष्मा के संपर्क में, आग के संपर्क में यही सतह है। और जब ये गर्म होगा तो क्या होगा? यहां से इसके तल वाला जल जो है वो तुरंत गर्म हो जाएगा। अब ये गर्म होके हल्का हो जाता है, ये ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठता है, और ऊपर में जो ठंडा जल है वो क्या होता है? नीचे आने लगता है। और इसी विधि को क्या कहते हैं? ऊपर और नीचे करने का जो ये विधि है, इसी को क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं। ठीक है, संवहन भी हमने देख लिया। इसके बाद ये भी संवहन की विधि ही है। जब हम कोई कैंडल जलाए, उस कैंडल के आप दूरी पर हाथ रखिए, अब आपके हाथ तक जो उष्मा ऊर्जा आ रही है वो भी संवहन विधि के द्वारा, क्योंकि इस कैंडल में जो ये लौ है, ये लौ से संपर्क में आती है हवा। क्या आती है? हवा संपर्क में आती है। हवा क्या होती है? हवा क्या होती है? और याद रखिएगा, इस लौ से ऊपर में जो हाथ है वो ज्यादा गर्मी महसूस करेगा, नीचे साइड में जो है वो कम महसूस करेगा। अब देखिए, साइड में जो है वो कम इसलिए महसूस करेगा क्योंकि हवा का जब गर्म होगा तो ये क्या होगा? ऊपर उठेगा। ये क्या होगा? ऊपर उठेगा। ऊपर उठेगा तो ये हाथ में ये गर्मी ज्यादा महसूस करेगा, है ना? यही तो प्रक्रिया है संवहन की प्रक्रिया। संवहन विधि जो है वो गर्म को ऊपर कर दे रहा है और ठंडा नीचे जा रहा है। तो यहां पर वापस से ठंडी हवा आएगी और वो गर्म होगी, फिर से वो ऊपर उठेगी, तो हाथ ऊपर में गर्म लगेगा। ठीक है, साइड में भी हल्की गर्मी लगती है क्योंकि वहां पर भी वायु के कण जो है वो गर्म होते हैं। ठीक है,
अब यहां पर देखिए एक रेडिएशन, क्या है रेडिएशन, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक पहुंचने में कोई माध्यम नहीं होता। वहां पर क्या है, वैक्यूम है, निर्वात है, वहां कोई माध्यम नहीं है, और कोई माध्यम नहीं होने की वजह से फिर भी उस सूर्य में जो उष्मा ऊर्जा है वो पृथ्वी के सतह तक आती है। ये कौन सा माध्यम हो गया, ये विकिरण हो गया, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, उष्मा का चालन हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब इसी चालन के कारण एक स्थल समीर और समुद्र समीर उठता है। कौन सा, समुद्र समीर और स्थल समीर उठता है। ये समुद्र समीर या सी बेज या लैंड बेज क्या होता है, कहता है तटीय क्षेत्रों में जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो समुद्र के कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र क्या, जो जहां पर समुद्र और भूमि मिलता है उसको कहते हैं कोस्टल एरिया। क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्र कहते हैं। उन क्षेत्रों में संवहन के कारण, संवहन क्या है, उष्मा स्थानांतरण की विधि है, संवहन के कारण बहुत ही रोचक घटना होती है, बहुत ही रोचक घटना होती है, जिसे हम लोग स्थल समीर या समुद्र समीर कहते हैं। अब होता क्या है, इसको समझिएगा इमेज में क्या होता है। ये देखिए समुद्र समीर है, इस तरफ स्थल समीर। अब समुद्र समीर क्या होता है, तो जब दिन का समय होता है, जब डे होता है, डे का टाइम होता है, दिन का समय होता है, तो उसमें समुद्र समीर चलता है। क्या होता है, समुद्र समीर होता है। अब होता क्या है, सूर्य के प्रकाश के कारण स्थल भाग तुरंत गर्म हो जाता है। क्या होता है, गर्म हो जाता है, और इस गर्म होने के कारण यहां पर क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। अब इस गर्मी के कारण यहां पर जो हवाएं हैं वो क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, वो क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। अब यहां पर उठने की वजह से क्या हो गया, लो प्रेशर जोन बन गया, और इस लो प्रेशर के कारण समुद्र का सतह, समुद्र किससे बना है, पानी से बना है, और पानी जो है वो तुरंत गर्म नहीं होता। और जो तटीय एरिया, कोस्टल एरिया है, वो किससे बना होता है, रेत का होता है। क्या होता है यहाँ पे, रेत। और हमें पता है कि रेत तुरंत गर्म होता है और तुरंत ठंडा होता है, जो कोस्टल एरिया है, क्योंकि स्थल समीर और समुद्र समीर कहां पे होता है, तो कोस्टल एरिया में होता है। कोस्टल एरिया किसको कहते हैं, जहां समुद्र और भूभाग दोनों मिलता है, वहां पर कोस्टल एरिया बनता है ना, या तटीय क्षेत्र बनता है। तो उस तटीय क्षेत्र पर क्या होता है, रेत होता है, बालू होता है, और अपने को पता है कि बालू जो है जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी होता है। तो यहां पर दिन के समय में जब सूर्य का प्रकाश रहता है, यहां पर जो रेत मौजूद है वो रेत तुरंत गर्म हो जाता है, और यहां पर रेत गर्म हो गया तो यहां पर क्या हो गया, जो हवाएं इस रेत के संपर्क में आई वो गर्म हुई, और वो गर्म हवा जो है वो ऊपर उठ गई। अब जब ये ऊपर उठी तो यहां पर क्या बन गया, निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया। क्या बना, निम्न दबाव का क्षेत्र। और हमें पता है कि जल उतनी जल्दी गर्म नहीं होता है, जल उतनी जल्दी गर्म नहीं होता है जितनी जल्दी रेत गर्म होता है। तो जल ठंडा है यहां पर इस जल के संपर्क में जो हवाएं हैं वो कैसी है, ठंडी है और भारी है। इसी कारण से ये क्या बना, हाई प्रेशर जोन बना। क्या बना, उच्च दबाव का क्षेत्र बना। और यहां पर अब जब यहां पर गर्म हवाएं उठ गई, लो प्रेशर बना, तो यहां पर क्या हो गया, खाली स्थान हो गया, और इस खाली स्थान को भरने के लिए समुद्र के पास जो हवाएं हैं वो स्थल की ओर चलती है। इसी को कहा जाता है समुद्र समीर। क्या कहते हैं इसको, समुद्र समीर कहते हैं। अब जब रात होता है तो हमें पता है कोस्टल रीजन बालू रेत से बना है, ये तुरंत ठंडा भी हो जाएगा। अब ठंडा होगा तो जो ठंडा वाला क्षेत्र है वहां पर क्या बना, हाई प्रेशर बना, है ना। यहां पर हवाएं ठंडी है, और समुद्र क्या हुआ, दिन भर सूर्य से उष्मा पाकर दिन भर में उसका सतह जो है वो गर्म हो गया। अब इसको टाइम लगेगा, क्योंकि जल जितना लेट से गर्म होता है उतने ही लेट से ठंडा भी होता है। तो यहां पर इसके सतह पर जो ठंडी हवाएं थी वो भी गर्म हो गई, वो गर्म होके ऊपर उठने लगी, वो गर्म होके ऊपर उठने लगी। अब जो समुद्र वाले भाग है उस पर लो प्रेशर क्षेत्र बन गया। क्या बना, निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया। अब इस निम्न दाब के कारण जो है यहां पर से हवाएं खाली कर दिया अपना जगह, हवा जो है ऊपर उठ गया तो क्या हो गया, यहाँ खाली जगह हो गया। खाली जगह हो गया तो स्थल जो जहां पर रेत था वहां पर ठंडी हवाएं थी, वो समुद्र की ओर चली। इसको कहते हैं थल समीर या स्थल समीर। ठीक है, ये क्या है, रोचक घटनाएं हैं जो उष्मा के स्थानांतरण के कारण होती है। ठीक है, अब समझिए यहां पर स्टेटमेंट है समुद्र समीर, सी बेस क्या है, तो दिन के समय थल या भूमि जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है, और थल के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से
समुद्र की ओर से ठंडी हवा थल की ओर चलती है, जिसे हम लोग समुद्र समीर कहते हैं, है ना। जब समुद्र से हवा आ रही है, समुद्र में से हवा अगर आ रही है तो वो समुद्र समीर कहलाएगा। जब थल से हवा जाएगी तो थल समीर कहलाएगा। तथा थल समीर क्या होगा, लैंड बेज क्या हो गया, तो रात्रि में यह प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। जब दिन में यह प्रक्रिया क्या हो रही है, समुद्र से हवा स्थल की ओर आ रही है, यह समुद्र समीर कहलाया। लेकिन रात में स्थल से समुद्र की ओर हवा जाती है, कहता है जल थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। कौन, जल जो है वो स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए थल की ओर से ठंडी हवा समुद्र की ओर चलती है। स्थल से क्या होता है, समुद्र की ओर ठंडी हवा चलती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थल समीर कहते हैं या थल समीर कहते हैं या लैंड बेज अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब बात करते हैं सर्दी और गर्मी में हमारे वस्त्र। जब सर्दी का समय आता है तो हमारे वस्त्र भी बदल जाते हैं, और जब गर्मी का समय आता है तब भी हमारे वस्त्र बदल जाते हैं। अभी देखिएगा बहुत पतला पतला कपड़ा पहनते हैं, है ना, और जब ठंडा का मौसम आता है तो बहुत मोटे मोटे बहुत सारे कपड़े पहने जाते हैं। अब ठंडी और गर्मी में जो हमारे वस्त्र होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि उष्मा का स्थानांतरण भी तो रोकना है, आपके शरीर की जो गर्माहट है वो बाहर ना निकले, या आपके शरीर का जो एक्स्ट्रा गर्मी है वो आपके शरीर में ट्रैप हो ठंडे के मौसम में। गर्मी में क्या हो, आपके शरीर से उष्मा क्या कहते हैं, वाष्पीकरण हो, जिससे आपका शरीर ठंडा हो। कहता है गर्मी में क्या होता है, हम हल्के रंग की सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे रंग भी है और हल्का रंग और सूती कपड़ा। सूती कपड़ा क्या करता है, जो आपके शरीर का पसीना है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद शरीर के टेम्परेचर को पाकर, शरीर के टेम्परेचर और बाहरी टेम्परेचर को पाकर वो पसीने का जो पानी का बूंद है या कण है वो वाष्पीकृत होता है, जिससे कि हमारा शरीर क्या होता है, ठंडा रहता है। दूसरा, हल्के रंग का। अब हल्के और गहरे रंग में बात आती है तो बात ये करते हैं कि जो रंग है वो रंग अगर हमें काला दिखाई पड़ रहा है या पीला दिखाई पड़ रहा है या नीला दिखाई पड़ रहा है ना। काला वैसे कोई रंग नहीं होता है, नीला, पीला, हरा, ये जो रंग है, इस पे जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो मान लीजिए कि उससे बाकी जो सूर्य के प्रकाश में व्हाइट लाइट में जो रंग है वो सारे एब्जॉर्ब हो गया और लाल रंग जो है परावर्तित होकर आपके रेटिना पे आ गया, तो वो लाल रंग का दिखता है। जैसे हमें कुछ चीजें हरे रंग की दिखती है, इसका मतलब है उससे हरा रंग परावर्तित होकर हमारी आंखों पे आ रहा है। तो जो जितना ज्यादा गहरा होगा रंग, वो उतना ही ज्यादा रंग को अवशोषित, वही उतना ही उष्मा ऊर्जा को अवशोषित करेगा। तो काले रंग का कपड़ा जो है गर्मी में नहीं पहनना चाहिए। कारण क्या है, काला रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है ना। उष्मा, काला रंग जो है वो उष्मा ऊर्जा को कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को पूर्णतः अवशोषित कर लिया, तो वो काला हो गया, वो कोई परावर्तन ही नहीं करता है। कहता है हल्के रंग का सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि हल्के रंग उष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है। जो सूर्य से आने वाली जो उष्मा का रेडिएशन है उसको क्या करता है, हल्का रंग परावर्तित कर देता है, गहरा रंग उसको अवशोषित कर लेता है। इसीलिए हम गर्मी में हल्के रंग का सूती कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, कहता है जिससे हमें कम गर्मी लगती है। लेकिन इसके जस्ट विपरीत हम सर्दियों में क्या करते हैं, तो गहरे रंग के ऊनी कपड़े पहनते हैं। ऊनी कपड़ा क्या करता है और गहरे रंग क्या करता है, उष्मा जो विकिरण के रूप में आ रहा है उसको अवशोषित भी कर लिया गहरा रंग। दूसरा क्या हुआ, तो आपके शरीर में जब ऊनी कपड़ा पहनते हैं, ऊनी कपड़ा क्या करता है, हवा को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। हवा के जो हवा होते हैं उस हवा को अपने अंदर फंसा लेता है, और हवा क्या है, उष्मा का कुचालक है। जैसे ना आपके शरीर के अंदर से जो आपके शरीर की जो उष्मा है वो बाहर निकल पाती है, न बाहर से ठंडी हवा आपके शरीर में आ पाती है। इसीलिए गहरे रंग के ऊनी कपड़े पहनते हैं। गहरा रंग उष्मा को अधिक अवशोषित करते हैं। इसके अतिरिक्त उस ऊन के रेशे बीच में हवा फंस जाती है, जो हमारे शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकती है, बचाती है। ठीक है, इसीलिए हम सर्दी और गर्मी में जो वस्त्र होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पहनते हैं। ये था हमारा क्लास 7 एनसीईआरटी विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमने उष्मा के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है इसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।